नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। अपनी कोशिशों को लगातार मजबूत कर रहे होंगे और लगातार अपनी उम्मीदों को जगाए रखे होंगे। जब तक आपकी उम्मीदें रहेंगी तब तक आपकी कोशिशें रहेंगी और जब तक आपकी कोशिशें रहेंगी आपकी सफल होने की संभावना बढ़ती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के बारे में जितनी जानकारी है, फिर पढ़ेंगे हम आज की क्लास को। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की 8वीं क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल। वंश लिख कर आए, साम्राज्य लिख के आए, काल लिख कर आए, तीनों का अर्थ एक ही होगा, गुप्त वंश। ये गुप्त वंश का अर्थ होगा गुप्त वंश में जितने राजा हुए, गुप्त साम्राज्य में भी जितने राजा हैं उनको पढ़ेंगे, और गुप्त काल में मतलब जितने समय तक गुप्त काल रहा उस समय जो राजा हुए उनके बारे में हम बाकायदा अच्छे से पढ़ेंगे। ये हर परीक्षा के लिए आपकी महत्वपूर्ण क्लास है, जहां पर भी हिस्ट्री विषय पूछा जाता है। आपकी डेली सुबह हिस्ट्री की क्लासेस हो रही हैं। अभी तक 7 क्लासेस हो चुकी हैं। उन वीडियोस को हजारों लोगों ने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। आपके लिए महत्वपूर्ण है वे सभी क्लास। सभी को वो क्लासेस पसंद आ रही हैं। आपको भी अच्छा लगेगा जब आप निरंतर पढ़ते रहेंगे, डेली पढ़ेंगे। पढ़ने को समय ज़रूर दीजिए ताकि आपकी उम्मीदें मूर्छित ना हो। अगर आप निरंतरता नहीं बनाएंगे पढ़ाई में तो आपका ही नुकसान होगा। तो सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी है कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता। तो लगातार पढ़ते रहिए और खुद को सफल बनाते रहिए। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन मैं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो के दौरान जो मैं आपसे प्रश्न पूछूं उसका भी उत्तर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उत्तर दे सकूं। और टेलीग्राम चैनल पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखा करिए। मैं हर बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके। निरंतरता बनाए रखिए और जब भी काम शुरू करिए पूरा करिए। आधे अधूरे कार्यों से सफलता हासिल नहीं होती। काम पूरा करिए, कोशिश करिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आपका ध्यान क्लास पर ही बना रहे। जब आप लिखते हैं तो आपका फोकस बना रहता है सुनने पर। ठीक है, क्लियर है? और कोशिश करिए जब भी क्लास लीजिए अकेले बैठ कर लीजिए। भीड़ में आपकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अकेले बैठकर हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आपकी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं कि मुख्य सेवका भर्ती के लिए आपका स्पेशल पीडीएफ बैच हमारे चैनल पर चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 450 रुपये है। अभी ओरिजिनल फीस इसकी 600 रुपये थी, जिसे मैंने अभी तक डिस्काउंट 50% दिया था, तब आपकी ये 300 की पड़ रही थी। लेकिन अब 25% डिस्काउंट अभी भी है। आपकी 450 रुपये फीस है मात्र। इससे आप जुड़ सकते हैं। आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगी और नोट्स की पीडीएफ मिलेंगी। इसके अलावा 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट कराएंगे आपके परीक्षा से पहले, और उनके सोल्यूशन भी आपको दिए जाएंगे ताकि आप जितना पढ़ें उतनी आपकी तैयारी हो सके और आपको अच्छे से पता हो सके कि परीक्षा में प्रश्नों का लेवल क्या रहने वाला है। इसके लिए आपको टेलीग्राम पर कुछ नहीं करना, सिर्फ QRC हेल्प सर्च करके मैसेज करना। वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। मात्र 450 रुपये है। अभी 25% डिस्काउंट चल रहा है। आगे यह डिस्काउंट घट सकता है। जैसे पहले 50% डिस्काउंट था, जिन्होंने ले लिया उन्होंने काफ़ी फ़ायदा उठाया है। आप भी फ़ायदा अभी भी उठा सकते हैं। आगे जैसे ही सिलेबस आएगा इसका डिस्काउंट पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। तो आप अभी भी मौका है आपके पास, इससे जुड़ जाइए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मुख्य सेवका गरिमा बैच का, या आप टेलीग्राम पर सीधे QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक मांगेंगे तो भी आपको वहां प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको इसमें डेली पीडीएफ्स मिल रही हैं। जिन्होंने लिया है उनकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। उन सभी का फीडबैक बहुत अच्छा है। तो आप भी जुड़िए और अपनी नौकरी की संभावना को और मजबूत करिए। लगातार पढ़ते रहिए। मात्र 450 रुपये में आपको तकरीबन 500 पीडीएफ मिलेंगी। तो एक पीडीएफ की कीमत भी आपको 1 रुपये से कम होगी। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। और 500 रुपये तो कुछ नहीं होते हैं आजकल, आपको सिर्फ 450 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा आज का
गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य या गुप्त काल। तो आप ये फर्क समझ लीजिए कि इन तीनों में कोई अंतर नहीं है, बात एक ही है, गुप्त वंश कहा जाए या गुप्त साम्राज्य कहा जाए या गुप्त काल कहा जाए। क्लियर है? आज हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया, वैदिक सभ्यता पढ़ लिया। वैदिक सभ्यता में दो सभ्यताएं थी, एक पूर्व वैदिक और दूसरे उत्तर वैदिक। पूर्व वैदिक में ऋग्वैदिक भी कहते थे और उत्तर वैदिक थी। फिर आपने पढ़ा बौद्ध को, और फिर आपने जैन धर्म को पढ़ा, फिर आपने मौर्य साम्राज्य को पढ़ा, और आज हम पढ़ रहे हैं गुप्त वंश का। बीच में 3-4 वंश और हुए हैं, उनको मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वो छोटे छोटे वंश हैं तो उनको एक साथ एक वीडियो में बना दूंगा। लेकिन जो बड़े बड़े टॉपिक हैं जहां से अक्सर प्रश्न पूछे ही जाते हैं, उनको आप पहले कर लीजिए। तो गुप्त वंश की राजवंश की शुरुआत श्री गुप्त द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? श्री गुप्त के द्वारा। तो गुप्त वंश का साम्राज्य का वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। उन्होंने 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 40 वर्ष शासन किया। किसने? गुप्त वंश के प्रथम राजा श्री गुप्त ने। उनका पुत्र घटोत्कच 280 से 319 ईस्वी में इस साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी था। तो जो उनका पुत्र घटोत्कच था, पुत्र 280 से 319 ईस्वी तक इस साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी था। इसने भी तकरीबन 39 साल राज्य किया। इसके पिताजी ने, श्रीगुप्त ने, तकरीबन 40 साल राज्य किया। फिर इसके पुत्र ने भी तकरीबन 40 साल राज्य किया। घटोत्कच का एक पुत्र था जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। जहां पर ब्रैकेट में एक लिखा होता है उसको आप प्रथम पढ़ना है, ठीक है? एक लाइन बनी हो तो प्रथम पढ़ना है, 2 लाइन बनी हो तो द्वितीय पढ़ना है, ठीक है? मैं यहाँ पर प्रथम या द्वितीय लिख सकता था, लेकिन परीक्षाओं में अक्सर ये लाइन ही बनकर आ जाती है, इसलिए मैंने सोचा ये लाइन ही लिखिए और मैं आपको इसको समझा दूंगा। तो घटोत्कच का एक पुत्र था जिसका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। उसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इतिहासकार इस काल को भारत का स्वर्ण युग मानते हैं। तो आपसे परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी। किसने? श्रीगुप्त ने। उन्होंने 240 से 280 ईस्वी तक शासन किया। ये आपको वर्ष याद नहीं रखना, इतने महत्वपूर्ण नहीं है, ये अक्सर परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है? गुप्त वंश का संस्थापक राजा कौन था? तो श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के लड़के क्या नाम था? घटोत्कच था, ठीक है? उसने कितने वर्ष? 280 से 319 ईस्वी तक राज्य किया। और घटोत्कच का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। आपसे अगला प्रश्न और पूछा जाता है कि किस वंश को या किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त काल को या गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अब गुप्त काल के जितने राजा हुए उनको हम एक नजर में देखें, बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही टू द पॉइंट वही पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। इधर उधर का कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, आपके लिए वही पढ़ना इंपॉर्टेंट है जितना आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ आपको किसी को इतिहासकार नहीं बनना, यहाँ सिर्फ आपको नौकरी पानी है। तो वही पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहला राजा कौन था गुप्त वंश का? श्रीगुप्त। अगर आपने अभी मेरे साथ 3-4 बार मन में बोला होगा पहला राजा कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का पहला राजा कौन था? श्रीगुप्त। तो आपको अभी का अभी याद हो जाएगा। जिनको याद नहीं होता उन्हें लगातार बार बार बोलते रहना चाहिए पढ़ते समय अपने मन में कि गुप्त वंश का पहला राजा श्रीगुप्त था, गुप्त वंश का पहला राजा श्रीगुप्त था। तो उनको याद हो जाएगा। देखिए, मुश्किलें सबकी लाइफ में है, लेकिन सफल कौन होता है? जो मुश्किलों को मैनेज कर लेता है। समस्या सबके जीवन में है, कोई बिना समस्या के पैदा नहीं होता, ठीक है? संघर्ष सबको करना पड़ेगा। संघर्ष, शेर को भूख से मरने से बचने के लिए हिरण को दौड़ के खाना है, तो उसका संघर्ष है। हिरण को जिंदा रहने के लिए दौड़ना है कि शेर से बचना है, तो उसका संघर्ष है। तो संघर्ष हर किसी को करना होता है। तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था, ठीक है? गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। इनका स्थान घटोत्कच ने लिया जो इनके पुत्र थे। इन दोनों को महाराजा कहा जाता था। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए परीक्षा में किन गुप्त राजाओं को महाराजा कहा जाता था, तो श्रीगुप्त को और इनके पुत्र घटोत्कच को। क्लियर है आपको? एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए और बहुत अच्छे से धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। फिर घटोत्कच का पुत्र आता है चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ पे देखिए एक लाइन बनी, आई बनी है, तो इसको क्या मानेंगे? ये रोमन भाषा में इसको लिखा जाता है। 1 2 जो रोमन अंक में लिखते हैं ना, वो होता है आपका प्रथम और द्वितीय, तो रोमन वाला है ये नंबर। क्लियर है आपको?
तो चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी से 330 ईस्वी तक लगभग राज किया उसने। तो चंद्रगुप्त प्रथम सबसे पहले महाराजा धीराज, राजाओं के महान राजा कहलाए। तो महाराजा धीराज की उपाधि किसने ली थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने ली थी। उन्होंने लिच्छियों की बेटी रोटी का रिश्ता स्थापित किया। लिच्छियों के साथ बेटी रोटी का रिश्ता स्थापित किया किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। उन्होंने उस परिवार की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया? कुमार देवी से। आपसे यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ये कहाँ की राजा थी? रानी थी, लिच्छवियों की पुत्री थी, राजकुमारी थी, आप जो भी समझे। महरौली लौह स्तंभ के शिलालेख में उनकी व्यापक विजय का उल्लेख है। तो जो महरौली का शिलालेख स्तंभ है, लौह स्तंभ है, उसमें किसकी व्यापक विजय का उल्लेख है? चंद्रगुप्त प्रथम का। चंद्रगुप्त प्रथम का गुप्त युग का संस्थापक माना जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त युग का, युग मतलब आपको एक युग मतलब आप समझ रहे हैं ना, एक पूरा समय काल जिसने सब कुछ नया हो गया हो, उसमें पुराना एकदम बदल गया हो, उसे युग कहते हैं। तो युग चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त युग का संस्थापक माना जाता है, जो 320 ईस्वी में इनके पद प्राप्ति के साथ शुरू होता है। जब ये राजा बने तभी से शुरू होता है। अब आते हैं समुद्रगुप्त पर। ये 330 से लगभग 380 ईस्वी तक राज किया इन्होंने। ये काफी बलशाली और बुद्धिमान राजा थे, समझे? आप समझ रहे हैं ना? सबसे बड़ा ताकतवर इन्हें आप कह सकते हैं, जिन्होंने काफी अच्छे से राज किया। इनके समय में भारत काफी उन्नति किया और आगे बढ़ा। तो समुद्रगुप्त के बारे में अब पढ़ेंगे हम लोग। 330 से 380 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। समुद्रगुप्त संभवतः गुप्त वंश के शासकों में सबसे महान थे। देखिए, मैंने बताया ना आपको, ये सबसे महान थे। बुद्धिमानी में, ताकत में और कुशल शासन में, हर चीज में ये बुद्धिमान थे। तभी तो इतने वर्षों तक इन्होंने शासन किया। 50 वर्षों तक उस समय शासन करना जब लोग तलवारों के दम पर सत्ता परिवर्तन करते हो, जनता को कंट्रोल करना, चारों तरफ बनाए रखना और अपने राज्य को लगातार बढ़ाना, ये बहुत बड़ा कार्य था। बिना बुद्धिमानी के कोई भी ये कार्य संपन्न नहीं कर सकता। तो समुद्रगुप्त सबसे महान राजा था। इलाहाबाद स्तंभ, तो अभी इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है, तो आप अगर प्रयागराज लिख के आए तो भी आप याद रखिएगा। अब वैसे उम्मीद है कि इलाहाबाद ही लिख के आएगा, क्योंकि इतिहास के नाम बदले नहीं जाते हैं, फिर भी आप याद रखिएगा प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख समुद्रगुप्त के शासनकाल का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। क्लियर है आपको? जो इलाहाबाद का स्तंभ का शिलालेख है वो समुद्रगुप्त के शासनकाल का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारतीय सम्राटों के विरुद्ध कूच किया था। तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में भी अपना राज्य फैलाने की कोशिश की थी। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। किसने अश्वमेध यज्ञ किया? समुद्रगुप्त ने किया। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध को वापस लाने वाले महानायक के साथ स्वर्ण और चांदी के सिक्के जारी किए। तो स्वर्ण और चांदी के सिक्के किसने जारी किए? समुद्रगुप्त ने, अश्वमेध यज्ञ को वापस लाने वाले महानायक के साथ। तो उनकी सैन्य उपलब्धियों के कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के रूप में सम्मानित किया गया। तो अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। यहां से यही एक प्रश्न आता है कि अश्वमेध यज्ञ किसने किया? तो समुद्रगुप्त ने किया। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतना आप याद रखेंगे तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये समुद्रगुप्त से और कोई अन्य प्रश्न नहीं आएगा। फिर भी आप याद रखिएगा कि इलाहाबाद का स्तंभ इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये कि इन्होंने अश्वमेध यज्ञ कराया, और तीसरा ये इन्हें कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त में बस आपको इतना ही याद रखना है। फिर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय पर। देखिए यहाँ पर 2 लाइनें बनी है, तो रोमन में 2 को इस तरह लिखते हैं, 2 लाइन बना दिया। क्लियर है आपको? इन्होंने 380 से 415 ईस्वी तक राज किया। तकरीबन इन्होंने राज किया 20-15-35 वर्ष तक। तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकार उसके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने लिया था। तो समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी चंद्रगुप्त ने। बेटी रोटी के रिश्तों के माध्यम से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत किया। ठीक है, आजकल भी बहुत लोग करते हैं कि अपने आस ही पास गाँव में अपने बेटों की शादी कर लेते हैं ताकि उनका पूरा इलाका मजबूत हो जाए। जो पुरानी सोच के लोग थे वो ऐसा ही करते थे कि आसपास शादी कर लो और अपने जो ताकत है उसको बढ़ा लो। गांव के लोग दबने लगेंगे, जब भी कोई बात होगी तो आसपास के चारों गांव के लोग आगे इकट्ठे हो जाएंगे, तो दब जाते हैं उनके गांव के लोग। तो ऐसे
रणनीतियां पहले लोग बनाते थे। तो बेटी रोटी के रिश्तों के माध्यम से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी राजनीतिक शक्ति को मजबूत किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुबेर नागा से शादी की। वह मध्य भारत की एक नागा राजकुमारी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे शादी की? कुबेर नागा से। चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धियां पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों के खिलाफ उसकी लड़ाई थी। क्या थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धियां पश्चिमी भारत के शक क्षत्रपों के खिलाफ उसकी लड़ाई थी। अपनी की जीत के बाद इन्होंने सकारी नाम प्राप्त किया, जिसका अर्थ था शक का विध्वंसक। जो शक साम्राज्य था उसका विध्वंसक हुआ कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। उन्होंने खुद को विक्रमादित्य भी कहा। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने खुद को विक्रमादित्य भी कहा। उज्जैन का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर और गुप्तों की वैकल्पिक राजधानी थी। उज्जैन एक महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर भी बना और गुप्तों की वैकल्पिक राजधानी भी बनी। कब? जब चंद्रगुप्त द्वितीय राजा था। गुप्त साम्राज्य की महान संपत्ति सोने के सिक्कों की विविधता से प्रकट होती है। तो गुप्त साम्राज्य में सोने के सिक्के बहुत ही मात्रा में चलाए गए। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि फाहियान चीनी यात्री था, वो किस समय भारत में आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिसे हम विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। फाहियान ने गुप्त साम्राज्य की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य जानकारी दी है। तो फाहियान कहां से आया था? चीन से आया था। अक्सर परीक्षाओं में यह भी पूछ लिया था कि फाहियान कहां से आया था, तो चीन से आया था। फाहियान ने गुप्त साम्राज्य की धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। आपका अगला राजा आता है कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी था। तो कुमारगुप्त जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र और उत्तराधिकारी था। कई सिक्कों को जारी किया गया था और उसके शिलालेख पूरे गुप्त साम्राज्य में पाए जाते हैं। तो कुमारगुप्त ने भी कई शिलालेख लगवाए थे। कुमारगुप्त ने भी एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो पहला अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया? समुद्रगुप्त ने गुप्त वंश में। फिर दूसरा किसने करवाया? कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी, जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा का संस्थान बनकर उभरा। तो नालंदा की नींव किसने रखी? कुमारगुप्त ने रखी। नालंदा कहां पर अभी स्थित है? वर्तमान में ये बिहार में स्थित है। क्लियर है आपको? शक्तिशाली समृद्ध जनजाति, जिसे पुष्यमित्र कहा जाता है, ने इनके शासनकाल के अंत में गुप्त सेना को हराया था। पुष्यमित्र ने इनके शासन के अंत में गुप्त सेना को हराया था। अगला राजा आता है स्कंदगुप्त। तो अगला राजा क्या आता है? कौन आता है? स्कंदगुप्त। तो मध्य एशिया के हूणों की एक शाखा ने हिंदुकुश पर्वत को पार करने और भारत पर आक्रमण करने के प्रयास किए। स्कंदगुप्त जिन्होंने वास्तव में हूण आक्रमण का सामना किया था। स्कंदगुप्त वो पहले राजा थे जिसने वास्तव में हूणों के आक्रमण का सामना किया था। उसने हूणों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी और साम्राज्य को बचाया। किसने? स्कंदगुप्त ने। अब गुप्त वंश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं और फिर आपके कुछ प्रश्न देखेंगे और यहां से आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। आप अच्छे से इसी तरह पढ़ते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और आज का आपका प्रश्न है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? आज का आपका प्रश्न है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? जब भी आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखा करें तो जो प्रश्न है उसका भी थोड़ा हिस्सा लिख दिया करें। जैसे आज का प्रश्न है संविधान संशोधन की प्रक्रिया तो किस अनुच्छेद से की जाती, तो ऐसे लिखिएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया, फिर उसका आर्टिकल का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर लिख दीजिएगा, अनुच्छेद संख्या लिख दीजिएगा। क्लियर है आपको? इसी तरह आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत लगातार करते रहिए। जो मेहनत करेगा सफलता उसी को मिलेगी। आपके पास बहुत अच्छा मौका है खुद को आत्मनिर्भर बनाने का, अपनी गरिमा को ऊंचा उठाने का, अपने सम्मान को बढ़ावा देने का। अगर ये आपके पास बहुत ही अच्छा स्वर्णिम मौका है। जैसे गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगर आपने ये नौकरी पा ली तो आपका जीवन भी स्वर्ण काल बन जाएगा।
ये आप दावे के साथ मैं कह सकता हूं। अच्छी नौकरी है, 40-50 हजार की सैलरी मिलेगी आपको, बहुत अच्छी नौकरी है। तो गुप्त वंश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, फिर आपका धीरे धीरे ये क्लास समाप्त हो जाएगी। तो हर पॉइंट महत्वपूर्ण है, मैंने बहुत शॉर्ट्स में ही आपके नोट्स बनाए हैं, तो लगातार वीडियो देखा करिए और अच्छे से पढ़ा करिए। गुप्त काल में कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में जबरदस्त प्रगति हुई और इसके कारण से इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। क्लियर है आपको? झांसी के पास देवगढ़ में मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा में मंदिर में मूर्तियां गुप्त काल का महत्वपूर्ण नमूना है। तो देवगढ़ मंदिर जो झांसी में वो कब का है? गुप्त काल का है। और इलाहाबाद के पास जो गढ़वा मंदिर है वो कब का है? गुप्त काल का है। स्कंदगुप्त के भीतरी अखंड स्तंभ भी उल्लेखनीय है। ग्वालियर के पास बाघ की गुफाओं में गुप्त काल के चित्रों को देखा जा सकता है। श्रीलंका में सिगरिया की पेंटिंग अजंता शैली से अत्यधिक प्रभावित थी। गुप्तकालीन सिक्का भी उल्लेखनीय था। समुद्रगुप्त ने 8 प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे? 8 प्रकार के। क्लियर है आपको? ऐसे ही लगातार पढ़ते रहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके उत्तराधिकारियों ने विभिन्न किस्मों के सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए थे। गुप्त काल में संस्कृत भाषा प्रमुख हो गई। सर्वश्रेष्ठ संस्कृत साहित्य गुप्त युग में ही हुए। ठीक है, तो जो बीच में प्राकृत और पाली आ गई थी, फिर से आपके क्या गुप्त काल में संस्कृत भाषा प्रमुख हो गई। जो सर्वश्रेष्ठ संस्कृत साहित्य गुप्त काल युग में ही हुए थे। एक महान कवि समुद्रगुप्त ने हरिसेना सहित कई विद्वानों को संरक्षण दिया। ठीक है, समुद्रगुप्त भी एक महान कवि था। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी प्रतिष्ठित नवरत्नों द्वारा सुशोभित था। जो चंद्रगुप्त का द्वितीय का दरबार था उसमें नवरत्न रहते थे, उसमें कालिदास सबसे प्रमुख थे। कौन थे? कालिदास सबसे प्रमुख थे। पंचतंत्र की कहानियों की रचना गुप्त काल के दौरान हुई थी। जो पंचतंत्र की कहानियां थी वो कब रची गई? गुप्त काल के दौरान। अपने वर्तमान में रूप में पुराणों की रचना इसी काल में हुई थी। वर्तमान रूप में महाभारत और रामायण को लिखा गया था और अंतिम रूप दिया गया था और वर्तमान रूप में लिखा गया था। ठीक है, जो महाभारत थी आपकी और रामायण थी उसको अंतिम रूप इसी काल में दिया गया था इतिहासकारों के अनुसार। गुप्त काल में गणित, खगोल विज्ञान, ज्योतिष और चिकित्सा के क्षेत्र में एक शानदार गतिविधियों का साक्ष्य रहा है। क्लियर है आपको? वारामीर ने 5 खगोलीय प्रणाली पंच सिद्धांतिका की रचना की। तो वारामीर कब हुए थे? गुप्त काल में हुए थे। इन्होंने 5 खगोलीय प्रणाली पंच सिद्धांतिका की रचना की थी। आप कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद मैं गुप्त वंश से जो जुड़े हुए एमसीक्यू हैं वो आपको अलग से करा दूंगा। इसमें काफी अच्छे प्रश्न बनते हैं। गुप्त वंश के सारे एमसीक्यू मैं आपको अलग से करा दूंगा। संभवतः कल या परसों के वीडियो में आपको वो प्राप्त हो जाएंगे और आपका पूरा गुप्त वंश से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपको रिवाइज हो जाएंगे। क्लियर है आपको? यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 प्रश्न रखे हैं ताकि आपका वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और आप अच्छे से पढ़ते रहें। किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फैन भारत आया था? तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप मत भूलिएगा। उत्तर, फयान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। किसने? फयान। कहाँ का यात्री था? चीन का। किसने शासनकाल के दौरान? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त के पुत्र का क्या नाम था? घटोत्कच था। महाराजा धीराज कहे जाने वाले पहले राजा कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो पहला राजा था जिसने महाराजा धीराज कहे जाने की उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में किसे भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? बताइए, भारतीय इतिहास में किसे भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। सबसे लंबे समय तक इन्होंने शासन किया और बहुत ही अच्छे से किया, काफी विस्तार किया अपने शासन का और काफी अच्छे कार्य किए। किसने? समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में। और किस गुप्त शासक को सकारी या सकरी के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य था या चंद्रगुप्त द्वितीय था, उन्होंने शक पर विजय प्राप्त की थी। शकों पर, इसलिए इन्हें सकरी या सकारी के नाम से जाना जाता है। किन्हें?
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। तो क्लियर है आपको, ये आपका आज जो गुप्त वंश था, गुप्त साम्राज्य था, गुप्त काल आपका पूरा हुआ। और उम्मीद करता हूं आपने अच्छे से पढ़ा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का आपका प्रश्न है कि भारतीय संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच जिसका नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच, मात्र फीस आपकी 450 रुपए है, ओरिजिनल फीस 600 रुपए है। 25% डिस्काउंट आपको अभी भी मिल रहा है। पहले आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा था, अभी भी आपको 25% डिस्काउंट उपलब्ध है। आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। अगर आप अपने जीवन को स्वर्ण युग बनाना चाहते हैं, जैसे गुप्त वंश गुप्त काल स्वर्ण युग था, तो अच्छे से तैयारी करने के लिए आप इस बैच से जुड़े और टेलीग्राम पर आप क्यूआरसी हेल्प सर्च करेंगे, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस बैच की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस बैच में आपको तकरीबन 500 पीडीएफ मिलेंगी, जिससे आपकी एक पीडीएफ की कीमत ₹1 भी नहीं रहने वाली है। तो ये आपका आज की पूरी क्लास हुई। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।